सकल विद्या केंद्र तपधन नाथ गुरु गोरक्ष की यह साधना की भूमि। संत प्रवर कबीर की आराधना की भूमि। दिव्य सुंदर परम पावन स्वतोमय आनंद चित धन। दिव्य सुंदर परम पावन सकल विद्या केंद्र तपधन। बुद्ध ने पाया महत्तम काम पद निर्वाण। अमर विष मिलने दिया निज देश हित बलिदान। दिव्य सुंदर परम पावन सिद्धियों का शुभ निकेतन। दिव्य सुंदर परम पावन सकल विद्या केंद्र तपधन। ज्ञान और विज्ञान का यह सतत जागृत केंद्र। कला और साहित्य का यह चिर समाधित केंद्र। दिव्य सुंदर परम पावन योग क्षेम समृद्ध नंदन। दिव्य सुंदर परम पावन सकल विद्या केंद्र तपधन। अहरनिश चलते यहाँ है अमृत ऋत संधान। गुरुकुलों सा सदा कुल गुरु को मिले सम्मान। दिव्य सुंदर परम पावन स्वर्ग संस्कृति का चिरंतन। दिव्य सुंदर परम पावन सकल विद्या केंद्र तपधन। सूर्य की पहली किरण देती से वरदान। कर्म कौशल का जगत में गूंजता मधुगान। गूंजता मधुगान। गूंजता मधुगान। दिव्य सुंदर परम पावन नमन सौ सौ बार वंदन। नमन सौ सौ बार वंदन। नमन सौ सौ बार वंदन। सबसे पहले इन बच्चों के प्रति जो है हार्दिक आभार जिन्होंने कुलगीत प्रस्तुत किया हमारे बीच। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत ही कम समय में इन्होंने जो है कुलगीत की तैयारी की और हमारे बीच कितनी खूबसूरत उन्होंने प्रस्तुति की है। निश्चित रूप से ये प्रशंसा के पात्र हैं ये बच्चे। और हमारे ही विभाग के जो है मास कम्युनिकेशन के यह बच्चे थे, हर्षिता, वैभव, रिपु और संजना, जिन्होंने हमारे बीच जो है कुलगीत की प्रस्तुति दी है। मैं अब ज़्यादा विषयांतर न होते हुए, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा विश्वविद्यालय जो है 43वां दीक्षांत सप्ताह समारोह मना रहा है। 30 तारीख को हमारे विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह संपन्न होना है। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत जो है ये दीक्षांत सप्ताह समारोह चल रहा है और इसमें हिंदी विभाग द्वारा यह आयोजित जो है एकल पाठ और वक्तव्य है। एक कवि का जो है कविता पाठ और एकल वक्तव्य जो है आयोजित है विभाग में। और इस रूप में आज हम सब जो है इसी संदर्भ में यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो स्वागत की और एक अगली कड़ी के क्रम में मैं इस विभाग के तेजस्वी अध्यक्ष प्रोफेसर दीपक प्रकाश त्यागी सर से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आएँ और हमारे बीच स्वागत उद्बोधन रखें। आदरणीय अध्यक्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। आज के इस सारस्वत आयोजन के मुख्य अतिथि हम सब लोगों के अत्यंत आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर अनंत मिश्र जी, जो इस विभाग के अध्यक्ष एवं पूर्व आचार्य रहे हैं और हमारे समय के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि,
चिंतक, विचारक, जो अपने विचारों से निरंतर समाज में एक हलचल पैदा कर देने की स्थिति में हमें डाल देते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण कृतकार आचार्य प्रोफेसर अनंत मिश्र जी, मंच पर उपस्थित विभाग के आचार्य प्रोफेसर विमलेश जी, संचालन कर रहे डॉक्टर अभिषेक शुक्ल जी, सभागार में उपस्थित वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर कमलेश कुमार गुप्त जी, प्रोफेसर राजेश मल जी, प्रोफेसर प्रत्युष दुबे जी, अखिल जी, ऋतु सागर जी, प्रियंका जी, अपर्णा जी, एवं हमारे जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के शिक्षक अन्वेषण जी, अभय जी, आयुष जी, हिंदी विभाग के शिक्षक डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी, सुनील कुमार जी, प्रोफेसर राजेश मल जी, एवं इस सभागार में उपस्थित एमए प्रथम सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के प्रिय विद्यार्थियों एवं प्रिय शोध छात्राओं, बीए के भी हमारे कुछ बच्चे आज यहाँ उपस्थित हैं। आप सबका हिंदी विभाग के इस परिसर में दीक्षांत समारोह के साप्ताहिक सारस्वत आयोजन में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यह एक बहुत विशिष्ट अवसर होता है किसी भी परिसर के लिए दीक्षांत का, और दीक्षांत समारोह की जो कल्पना है उसमें साप्ताहिक आयोजनों की एक श्रृंखला चलती है। उस साप्ताहिक आयोजन की श्रृंखला में इस समय हमारी माननीय कुलपति महोदया की यह इच्छा थी कि प्रत्येक विभाग, पहले संकाय स्तर पर यह आयोजन होता था, लेकिन पहली बार प्रत्येक विभागों ने अपनी सहभागिता इस दीक्षांत समारोह में अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से दर्ज की है। हिंदी विभाग चूँकि एक रचनात्मक संभावनाओं और रचनात्मकता केंद्रित विभाग है, साहित्य के विभाग, सभी साहित्य के विभाग, तो इस कारण से मुझे ऐसा लगा कि हमें कविता और अन्य एक रचनात्मक संसार से जुड़ने के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हमारे समय में हमारे शहर के, हमारे विभाग के अत्यंत आदरणीय, जो हम सब लोगों के लिए अत्यंत बिना किसी आग्रह के सिर्फ सूचना मात्र से अपना आशीर्वाद देने के लिए हम सब के बीच हमेशा अपनी कृपापूर्ण उपस्थिति से हम सबको अभिसिंचित करते हैं, ऐसे आचार्य हमारे बीच उपस्थित हैं, तो यह हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है। और मुझे लगा कि उनका एकल काव्य पाठ हो और उनका अपना वक्तव्य हो कविता के बारे में। आप सब साहित्य के विद्यार्थी हैं, कविता के स्वरूप, प्रकृति, चेतना, उसके प्रयोजन, उसके लक्ष्य, उसके उद्देश्य और रचना प्रक्रिया आप सब लोगों के अध्ययन का विषय है। ऐसे में एक कवि से उसकी रचना प्रक्रिया के बारे में सुनना अपने आप में एक नया अनुभव होगा। तो ऐसे प्रोफेसर अनंत मिश्र हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सब जानते हैं कि प्रोफेसर अनंत मिश्र के 4 महत्वपूर्ण कविता संग्रह प्रकाशित हैं, जिनमें एक शब्द उठाता हूँ। हमारे समय में सभ्यता, साधु के ठेंगे पर, निरुत्तर है कविता। ये चार जो संग्रह हैं, ये चारों संग्रह अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। जैसे एक शब्द उठाता हूँ, हम सब जानते हैं हमारी परंपरा में शब्द का क्या महत्व है, शब्द का क्या महत्व है, और शब्द हमारे लिए शब्द ब्रह्म कहा गया। एक शब्द उठाता हूँ, आप केवल संकलन के नाम पर ही आप इस कवि के महत्व और उसके योगदान और उसकी रचनात्मक चिंता को समझ सकते हैं। दूसरा संग्रह हमारे समय में इतना महत्वपूर्ण है, हमारे समय को देखना, हमारे समय में अपनी रचनात्मक उपस्थिति को रखना, हमारे समय की चिंताओं से जुड़ना, हमारे समय में अपनी उपस्थिति के माध्यम से एक हस्तक्षेप करना कितना जरूरी और कितना महत्वपूर्ण है एक रचनात्मकता से संपन्न व्यक्तित्व के लिए। तीसरा संग्रह है सभ्यता, साधु के ठेंगे पर। नाम ही अपने आप में बहुत दिलचस्प है, और नाम से आप इसकी प्रकृति को आप समझ सकते हैं कि कवि कहना क्या चाहता है। शब्द स्वयं बोलते हैं। निरुत्तर है कविता, यहाँ तक पहुँचे
एक शब्द उठाता हूँ से लेकर निरुत्तर है कविता तक की जो यात्रा है, उस यात्रा को सुनते हुए, गुनते हुए और आज आपकी कविता को सुनते हुए आप हमारी जो परंपरा है, हमारी जो कवि परंपरा है, उस एक कवि परंपरा के एक महत्वपूर्ण कवि से आप संवाद करने का आपको अवसर मिलेगा, रचनात्मक संवाद करने का अवसर मिलेगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप एक बहुत महत्वपूर्ण समय में, एक ऐसे समय में जब शब्द पर, सभ्यता पर, संस्कृति पर, समय पर और तमाम सारी स्थितियों के बीच में हमारे मनुष्य बने रहने में क्या संकट है, क्या प्रश्न और चिंताएं हैं, उन प्रश्न और चिंताओं के बीच में एक कवि क्या सोचता है, कवि की रचनात्मक चिंता क्या है, एक कवि की रचनात्मक यात्रा क्या है और हमारे समय में एक कवि अपनी रचनात्मक यात्रा से कैसे एक हस्तक्षेप करता है, कैसे हमारे समय को बचाना चाहता है, हमारे समय के मनुष्य को बचाना चाहता है और हमारे समय में शब्द की सत्ता को एक नई पहचान देना चाहता है। आपके निबंध संग्रह भी प्रकाशित हैं, एक शब्द इसी जनपद के आलोचना संग्रह में स्वातंत्रोत्तर हिंदी कविता और इसके अलावा अन्य बहुत सारा आपका वैचारिक लेखन है और सर से हम लोगों को पढ़ने का सौभाग्य मिला। सर के साथ विभाग में रहते हुए और काम करने का अवसर मिला। इन सब स्थितियों से गुजरते हुए मुझे लगता है सर ने अगर संजोने का काम किया होता तो बहुत सारा कविता संग्रह आपका हमारे बीच होता। लेकिन एक कवि कैसे अपने जीवन में तमाम तरह की समस्याओं को जूझते, संघर्ष करते हुए भी कैसे वो कविता की दुनिया में क्या सोचता विचारता है, इसे जानने और समझने के लिए मैं आपके और कवि के बीच से हटते हुए मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और सर आज हमारे बीच आए हैं, विभाग की ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से, अपनी फैकल्टी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय जय। बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी और इस स्वागत उद्बोधन के लिए, एक विस्तृत स्वागत उद्बोधन जिसमें हम सभी जो है अभिनंदित महसूस कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा अभी इस मन संचालन की प्रक्रिया में मैं बार बार हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं उनको किस शब्द से संबोधित करूं, थोड़ा ठीक इसी समय जिस समय मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था। मैं कवि कह रहा हूं बार बार और अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने सर उनके लिए संबोधन किया, मैं भी सर ही कहता था। एक बार जो है बड़े ही ऐसे सहज क्षण में आदरणीय कवि महोदय ने मुझे एक बार टोका, सरवर क्या कहते हो जी, गुरु जी कहा करो। तो मैं तब से जो है मतलब चूँकि आदत है इसलिए स्वभावतः कह देता हूँ सर। मैं एक बात कहना चाह रहा था, ये अवसर तो है, हम सब बेहतर समझ रहे हैं कि ये 43वां हमारा जो है दीक्षांत सप्ताह समारोह है और उसके अंतर्गत ये हिंदी विभाग का अपना जो है एक वैचारिक सांस्कृतिक साहित्यिक उपक्रम है जिसकी अभिव्यक्ति आज हो रही है। ये बच्चे बीए के भी इसमें बैठे हुए हैं, रिसर्च स्कॉलर्स भी बैठे हुए हैं, लेकिन मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो चिंता सिर्फ उन बच्चों की नहीं, मेरी भी रहती है। साहित्य के बारे में जब हम साहित्य का शास्त्र पढ़ते हैं और कवि, जैसा सर ने अभी बताया कि शब्द जो है ब्रह्म होता है, और अभी कविता संग्रह के बारे में बताया गया कि मैं शब्द उठाता हूँ। आपने अमूमन ऐसा सुना होगा, गौर किया होगा, हमेशा पढ़ा होगा कि कविता की बात होते हुए ही, साहित्य की बात होते ही, किसी रचनाकार की बात होते ही ऐसा लगता है कि समाज में जो कुछ भी सुंदर बन पा रहा है या बनेगा उसमें साहित्य की बड़ी ही अनिवार्य किस्म की बुनियादी भूमिका है। लेकिन सिर्फ किताबों को पढ़ते समय जाहिर सी बात है हम सिर्फ किताबों में नहीं होते हैं, हम अपने तत्काल में भी होते हैं। किताबों से बाहर की जो दुनिया है और उसमें जो घटित होने वाला जो सच है हम उससे भी रूबरू होते हैं। तो ऐसा लगता है कि क्या हमारा साहित्य ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, क्या कलाएं ठीक ढंग से काम नहीं कर रही हैं, क्या कलकत्ता की जो घटना हुई इस बीच उस पर तमाम तरह की राजनीति और संघर्ष है, मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहूँगा।
लेकिन एक बात मैं ज़रूर जो है समझता हूँ, कलकत्ता में जो रेप की घटना है या देश में किसी भी कोने में होने वाली यह रेप की जो घटना है, वो कम से कम एक बात तो तय है उसमें कि हमारा समाज जो है बुरी तरह से फेल हुआ है, उसकी वह निशानी है। इस तरह की दुर्घटनाएं हमारे समाज के फेल हो जाने का, और इसी समाज में जो हस्तक्षेप है, बहुत ही रचनात्मक और प्रभावी जो हस्तक्षेप होता है, वो कवि का होता है, रचनाकार का होता है, साहित्य और कला का होता है। तो अब एक बात समझ में आती कि अब आज के समय में तो इतने सारे कवि हो चुके हैं, इतनी सारी रचनाएं छप रही हैं, इतनी सारी पत्रिकाएं, पेपर आ रहे हैं, तमाम चीज़ें आ रही हैं, इवन पढ़ने वाले लोग ही कम हैं। आज के समय में मजाक में, ठिठोली में यह भी बात कही जाती है कि किसी कवि को अगर श्रोता मिल जाए, कविता सुनाने वाला, तो वो मंच और माइक छोड़ता ही नहीं। ये भी एक बात कही जाती है, व्यंग में कही जाती है एक बात की जो है। मैं समझता हूँ ऐसा, जो साहित्य और साहित्यकार के बारे में हमारी धारणा है, या हमने परंपरा से चिंतन में, साहित्य शास्त्र में जो पाया है, जो समझा है साहित्यकार के बारे में, कवि के बारे में और कला के बारे में, ठीक ठीक वैसा ही प्रभाव हम आज के समय में अपने जीवन में, आसपास में नहीं देखते हैं। वह भूमिका कला की या साहित्य की या साहित्यकार की सच है। मतलब मैं सच्चाई से जो महसूस करता हूँ, मैं अपने मन की बात कह रहा हूँ, और इससे बिल्कुल असहमत हुआ जा सकता है, और नितांत मैं गलत निष्कर्ष पर पहुंचा हुआ व्यक्ति हो सकता हूं, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं, एक विद्यार्थी की तरह से कह रहा हूं मैं ये बात। तो मैं सोचता हूं, इस चीज़ को अक्सर देखता रहता हूं कि क्या कारण है कि यह साहित्य या साहित्यकार अपने उस प्रभाव में कमतर हुआ है, या हो रहा है, या क्षीण हो रहा है उसका प्रभाव। उसकी क्या कहें, मात्रात्मक रूप से तो साहित्यकार बहुत बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसका जो गुणात्मक असर है उस पर लगता है कि वो चीज़ें बहुत कमज़ोर हुई हैं। ये प्रश्न बहुत गंभीर हो सकता है, जटिल हो सकता है, और इसका उत्तर देने की कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं इसलिए ये बात छेड़ भी नहीं रहा हूँ कि मैं इसका उत्तर जानता हूँ और दे दूँगा, लेकिन एक छोटी सी बात मुझे समझ में आई है ज़रूर, वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। वह बात ये है कि कोई कवि अपनी कविता करते समय ही, अमूमन मुझे लगता है कि आज के समय में कवि जो है वो कविता करते समय ही सिर्फ कवि होता है। अपनी रचना के बाद अगर जिन लोगों की बात हम करते रहे, परंपरा में जिन बड़े कवियों की बात करते रहे हैं, तमाम लोगों का नाम लिया जा सकता है। ये वो लोग हैं जो कविता करते ही समय सिर्फ कवि नहीं है, सिर्फ उसी समय संवेदनशील नहीं है, सिर्फ उसी समय वो रचना धर्मी नहीं है। अपनी कविता पूरी करने के बाद भी उनके सामान्य सहज जीवन में भी वह कवि व्यक्तित्व जीवित रहता है। ऐसे कवियों की अब इस समय स्वाभाविक रूप से क्राइसिस है। हमारे बीच आज जो कवि उपस्थित हैं, मैं उनके बारे में व्यक्तिगत अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि सिर्फ वो सर्जना के समय कवि नहीं रहते हैं, सर्जना के बाद भी उनका जो सामान्य जीवन है उसमें भी वह उनका कवि व्यक्तित्व जो है मौजूद रहता है, जागृत रहता है। वो उनके बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है। आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया कि वो इस विभाग के विभागाध्यक्ष रहे हैं, इस विभाग के जो है प्रतिष्ठित आचार्य हैं, समाज के जो है बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तमाम चीज़ें उनके साथ कही जा सकती हैं, लेकिन बड़ी बात ये, मैं बीए का विद्यार्थी था और इसी विभाग में एक बार पहली बार आया था, और मैंने देखा विभागाध्यक्ष के कमरे में कोई एक जो चेयर पे बैठे हुए महानुभाव हैं, उनकी दोनों टांगें टेबल पर हैं, और वो ऐसे चेयर पर हैं, और जैसे मैं आया और मेरे आने का कोई जो है उनको जैसे वो कहीं खोए हुए हैं, चिंतन में हैं, और कुछ उनको सनद नहीं है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है या क्या है। बाद में मैंने यहाँ शिक्षक होने के बाद ये भी जाना कि बहुत सारी जो चिट्ठियाँ वगैरह आती थी शासन से, बहुत उस पर सर का जो है ध्यान, क्योंकि वो जो टेबल पे मैंने जिनको देखा था उस ढंग से बैठे हुए, वो आदरणीय गुरुजी ही थे, और मैंने ये जानना चाहा कि क्यों वो इस मुद्रा में हैं।
वो मुद्रा आज मैं उसको डिकोड करता हूँ, तब भी मुझे इसका उत्तर मिल गया था, लेकिन आज के समय में जो हर वक्त उस व्यक्तित्व में उसका कवित्व जो है मौजूद है और जागृत अवस्था में है। नहीं उनको जैसे कोई बहुत मोह नहीं है, इस कुर्सी पर बैठे हैं तो कुर्सी पर बैठे रहना है या नहीं रहना है, या यहाँ से जो है क्या इस पर असर पड़ेगा। सिर्फ अपना वह चिंतन जो कवि का हो सकता है, होना चाहिए, हर पल हर क्षण उसी को जीते रहना, उसी को महसूस करना। आए थे यहाँ पर एक तीसरा आपको संदर्भ बताता हूँ जिसमें आदरणीय गुरुजी उपस्थित नहीं थे। पीएचडी का वाइवा चल रहा था दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित आचार्य और मौजूदा समय में एक प्रतिष्ठित आलोचक प्रोफेसर गोपेश्वर सिंह जी ने प्रगतिशीलता के संदर्भ में चर्चा करते हुए सभा के लोगों का उस समय ध्यान आकृष्ट किया कि आप ही के शहर के एक कवि हैं, चिंतक हैं प्रोफेसर अनंत मिश्र, और प्रगतिशीलता की चर्चा करते समय निश्चित रूप से उनका जिक्र यहाँ पर होना चाहिए। और उन्होंने हम लोगों को याद दिलाया, जो बाहर के व्यक्ति थे, उन्होंने यह बात कही कि वह जो व्यक्ति जिसकी मोटी चुटिया है, वह जो व्यक्ति जिसके माथे पे चंदन विराजता है, और वह जो व्यक्ति अपने व्यवहार में, अपने लेखन में, अपने विचार में वह इतना डेमोक्रेटिक है जिसको जो है किसी गवाह की ज़रूरत नहीं है। एक वो जो अज्ञेय की एक कविता है कि क्योंकि मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। अपने सच के साथ अपने सच को स्वीकार करते हुए, और वह प्रगतिशीलता के जो मूल्य हैं, गोपेश्वर सिंह जी का ये कहना था कि वो जो हम जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं, जिस प्रगतिशीलता के मूल्य की बात कर रहे हैं, उसमें वह उससे 2 कदम आगे नजर आते हैं, लेकिन हम जो है उनको उस रूप में रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। तो हमारे बीच मैं बस यहीं अपनी बात रोकूंगा। मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, क्योंकि मैं दरअसल किताबों के साथ साथ और किताबों के बाद भी मैं व्यक्ति का जीवन बहुत गौर करता हूं, किसी का भी। और मुझे अगर जीवन में ऊंचाई नहीं नज़र आती है तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत आकर्षण नहीं पैदा हो पाता है उस व्यक्ति के प्रति। तो मैं एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे महनीय व्यक्तित्व को अपने बीच आमंत्रित कर रहा हूं काव्य पाठ एवं वक्तव्य के लिए, जो अपने जीवन और लेखन में एकमेक हैं, जिनके जीवन में कवित्व है और कविता में वो हैं। दोनों ही रूपों में कहीं भी जो है आप अंतर नहीं देख सकते हैं, है ना। और कभी भी इनसे मिल करके, यहाँ मैं एक विद्यार्थी के रूप में बात कर रहा हूँ, एक इनका जो है नाती भी यहाँ बैठा हुआ होगा इस सभा में, शायद कहाँ है, बाहर गया है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इनका व्यक्तित्व ऐसा है कि आप सब उनसे उतनी ही निकटता महसूस कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं, और वैसा ही आप प्रतिक्रिया पाएंगे। उनके लिए सब बराबर जैसी बातें हैं। और एक ऐसा कवि जो अपनी कविता में, अपनी किताबों में ही नहीं कवि है, अपने जीवन में भी